जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल आर्ट्स क्लासेस पर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने आर्ट्स लिया है और 2026 में बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के वैसे प्रश्न और उत्तर जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। और वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि आप आसानी से समझ भी जाएंगे और एक से दो बार अगर आपने देख लिया तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है आज का वीडियो। तो देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण प्रश्न 2026। टॉपिक क्या कवर करने वाला हूं, कुछ सैंपल्स हमने दिया है। मुद्रास्फीति से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, बेरोजगारी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, मौद्रिक नीति से मांग का नियम, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखें, यहां लिखा हुआ बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है। तो लिखिए, ये देखिए आपका खुल गया ये टॉपिक। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया हिंदी में कंटेंट आपको मिल रहा है पूरे तरीके से, और सारे कैरेक्टर्स आपको बोल्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। क्या बोल प्रश्न है? अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, या अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, मतलब एक ही है। परिभाषा पूछे, अर्थशास्त्र का अर्थ पूछे, अर्थशास्त्र क्या है ये पूछे, एक ही आंसर होगा। क्या आंसर है? बोला अर्थशास्त्र वह शास्त्र है, वह शास्त्र है, वह पुस्तक। अर्थशास्त्र वह शास्त्र मतलब क्या? अर्थशास्त्र वह पुस्तक है जिसमें मनुष्य को असीम आवश्यकताओं, मनुष्य की असीम आवश्यकताओं मतलब क्या है? मतलब मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनंत होती हैं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की असीम आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच संबंध तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जो पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य है, ठीक है, इस मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है ना वो अनंत होती हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं, ठीक है। लेकिन जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित। क्लियर? तो बोला चूंकि आवश्यकताएं अनंत हैं, जरूरत उनके बहुत हजारों कई तरह का डिजायर है, लेकिन उस डिजायर को पाने का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होता है। उनका उनका जो संबंध, देखिए फिर से पढ़ दे रहा हूं। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिससे मनुष्य की असीम आवश्यकताओं, असीम मतलब अनंत आवश्यकताएं, ठीक है, अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच संबंध तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। साधन सीमित होते हैं, आवश्यकता अनंत होती है, उनके बीच का जो अध्ययन है वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सूक्ष्म, जिसको अंग्रेजी में बोले तो बोलेंगे माइक्रो। क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक। क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? करेक्ट। तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, माइक्रो और मैक्रो। और अगर उसको हिंदी में बोले तो सूक्ष्म या व्यष्टि, और मैक्रो का हिंदी होता है समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। उत्तर देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म, मूल्य, मांग और आपूर्ति जैसे छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर से देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसमें क्या स्टडी करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं? तो बोला सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, मूल्य, मांग और आपूर्ति जैसे छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। माइक्रो का मतलब समझिए, MICRO, आई फॉर क्या? आई फॉर इंडिविजुअल। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर अगर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करें वो क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइए अगला प्रश्न देखिए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि माइक्रो के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैक्रो। ये देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र। कैसा अर्थशास्त्र? समष्टि। समष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्रो, ठीक है, मैक्रो। अब देखिए, ए का मतलब क्या हुआ? ऑल, ठीक है। तो वो था इंडिविजुअल के, यहाँ क्या है? ऑल। ये इसका क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है। तो क्या है भाई? समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र, देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। संपूर्ण अर्थव्यवस्था,
ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं किसमें, समष्टि में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या 4, ये क्या है प्रश्न क्या 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो देखिए बोला व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो छोटा है और समष्टि का क्षेत्र व्यापक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल डिमांड वगैरह पढ़ते हैं, सप्लाई वगैरह पढ़ते हैं। और समष्टि में क्या पढ़ते हैं, तो समष्टि में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, समष्टि में हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये तमाम सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं किसमें, समष्टि में। आगे की बात करें तो आइए देखिए क्या है नेक्स्ट है, आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए अगला प्रश्न, आर्थिक क्रिया क्या है और अनार्थिक क्रिया क्या है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है उत्तर, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए बोला जो कार्य आय प्राप्ति के लिए किए जाते हैं वे आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। मतलब वो काम जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसकी वजह से लाभ कमा सकते हैं, जिसकी वजह से आप इनकम, मतलब इनकम, प्रॉफिट, लाभ, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया, पैसा कमाने वाला काम क्या है, आर्थिक क्रिया है। और जो कार्य प्रेम, सेवा या मनोरंजन हेतु हो वो अनार्थिक है। मतलब जो काम आप लव अफेयर्स और सर्विसेज के लिए कर रहे हैं वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब ये कि कोई भी ऐसा काम व्यक्ति अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से करता है तो वो होता है आर्थिक क्रिया, जैसे बिजनेस करना, जैसे पैसे लेकर के पढ़ाना, या किसी लॉयर के द्वारा क्लाइंट को सर्विस देना, डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, ये सब क्या है, एक किसान के द्वारा फार्मिंग करना, ये सब एक किसान के द्वारा खेती करना, ये सारा का सारा क्या है, आर्थिक क्रिया है। और जबकि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो ये कैसा है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर के प्रार्थना करता है वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कोई व्यक्ति इंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, ये सब क्या है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से। ये सारे के सारे गैर आर्थिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या अनार्थिक एक्टिविटीज है। आगे की बात करें नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं आपको, ये वीडियो में बोल रहा हूं। आपका एग्जाम दो फरवरी को पॉसिबल है मेरे ख्याल से, कॉमर्स वालों का भी है। तो 2 फरवरी को कॉमर्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आर्ट्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मे भी कॉमर्स और आर्ट्स का सेम डे इकोनॉमिक्स का एग्जाम में भी संभवता है। खैर जो भी हो, चाहे आप कॉमर्स से हैं आर्ट्स से हैं, आपका फरवरी में एग्जाम होने वाला है। आप एग्जाम में ये जो क्वेश्चंस का लिस्ट और मैं दे रहा हूं कंप्लीट, आप मिला लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, मांग क्या है। उत्तर, मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर और निश्चित समय में खरीदने को तैयार और सक्षम होता है। ठीक है, आप देखिए क्या बोला, मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर और निश्चित समय में खरीदने को तैयार और सक्षम होता है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए मांग का नियम बताता है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है यदि अन्य बातें समान रहे। तो मांग का नियम कहता है अगर सारी बातें नॉर्मल है, सारा चीज सामान्य है, तो अगर मूल्य बढ़ गया तो मांग घट जाएगा और मूल्य घट गया तो मांग बढ़ जाएगा। इस प्रकार का रिलेशन है किसके, तो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, किसके बीच, मूल्य और मांग के बीच। ठीक है, आगे की बात करें, बोला मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। देखिए मांग की लोच वह तालिका या सूची है जिसमें विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा दिखाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या 9, ये क्या है, मांग के नियम के अपवाद बताएं। ठीक है, देखिए लगभग 50 से 60 मिनट का ये वीडियो होगा, 40 मिनट में भी हो जा सकता है। इतने छोटे से वीडियो में एक एक क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेंगे, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आइए तो मांग के नियम के अपवाद बताएं। उत्तर, बोला गिफिन वस्तु में
प्रतिष्ठा वस्तुएं भविष्य मूल्य बढ़ने की आशा तथा आपातकालीन वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद हैं। जब आप परीक्षा में लिखेंगे इसको, जब परीक्षा में लिखेंगे इस उत्तर को लिखने का तरीका यह होगा कि भाई मांग के नियम के अपवाद निम्नलिखित है। यह स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा कि मांग के नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला पॉइंट क्या लिखेगा? पहला पॉइंट लिखेगा गिफन वस्तुएं। ठीक है, ठीक है, गिफन वस्तुएं, करेक्ट, वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, और क्या है? प्रतिष्ठा वस्तुएं, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा वस्तुएं। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट करिएगा, इस प्रकार से वर्टिकल लिखते जाइएगा तो आपका कॉपी क्लियर साफ दिखेगा, स्पेस भी थोड़ा लेगा, सुंदर भी दिखेगा। ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है, करेक्ट। आगे की बात कर, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? आपूर्ति क्या है? तो आइए समझते हैं। आपूर्ति वह मात्रा है जिसे उत्पादक किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर और निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। फिर से, आपूर्ति वह मात्रा है जिसे उत्पादक किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर और निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपूर्ति। आगे की बात करें, आपूर्ति का नियम क्या है? आइए देखते हैं क्या है आपूर्ति का नियम क्या है। तो देखिए, आपूर्ति का नियम कहता है कि मूल्य बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर आपूर्ति घटती है, अन्य बातें समान रहने पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मांग की मूल्य लोच से, मांग की मूल्य लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की मूल्य लोच से तात्पर्य मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा से है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उत्पादन क्या है? अगला प्रश्न, उत्पादन क्या है? तो देखिए, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये क्या है? उत्पादन। जमीन के नीचे से लोहे का निष्कर्षण करके लोहे के टूल्स, औजार, मशीन का निर्माण करना, ये सब उत्पादन है। कपड़े से ड्रेस बनाना, ये उत्पादन है। रुई से कपड़ा बनाना, ये उत्पादन है। गेहूं से आटा बनाना, ये उत्पादन है। आगे की बात करें, उत्पादन के कारक बताइए। उत्पादन के 4 मुख्य कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ठीक है, यहां से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उत्पादन के 4 प्रमुख कारण, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिखेंगे उत्पादन के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? भूमि। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे श्रम। इस प्रकार से वर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? पूंजी। इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है। और अगर आपको इसकी अंग्रेजी आती होगी तो ब्रैकेट में आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे भूमि का क्या? लैंड, ठीक है। श्रम का क्या? लेबर, हाँ, ठीक है। पूंजी का क्या? कैपिटल। इस तरीके से आप लिखेंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा और अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट है, ठीक है, बोला उत्तर फिर से पढ़ते हैं। उत्पादन के 4 मुख्य कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, जिनकी सहायता से वस्तुओं का उत्पादन होता है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो उपलब्ध संसाधनों से 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों का प्रदर्शन करता है। आगे की बात करें, नया प्रश्न है, लागत क्या है? ठीक है, प्रश्न है लागत क्या है? बोला लागत वह व्यय है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादन के कारकों पर किया जाता है। जैसे कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें जितना भी खर्च आता है वो क्या कहलाता है? लागत कहलाता है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये क्या है? औसत लागत क्या है? तो उत्तर देखिए, औसत लागत कुल लागत को कुल उत्पादन से भाग देने पर प्राप्त होती है। औसत लागत बराबर कुल लागत डिवाइडेड बाय कुल उत्पादन। तो कैसे करेंगे? बोला टोटल कॉस्ट। देखिए, औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो टोटल कॉस्ट में, किसमें? टोटल कॉस्ट में क्या है? कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन को भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज कॉस्ट। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं औसत लागत। क्या बोलते हैं? औसत लागत। आगे की बात करें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? औसत आय से आप क्या समझते हैं? देखिए, औसत आय वह आय है जो कुल आय को कुल बिक्री इकाइयों से भाग देने पर
प्राप्त होती है। फिर से औसत आय वह आय है जो कुल आय को कुल बिक्री इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो औसत आय, अगर यहाँ आप टोटल इनकम की बात करें तो आप यहाँ इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो किसी देश में प्रति व्यक्ति आय वो क्या होता है, औसत आय। इसमें क्या होता है, टोटल इनकम में डिवाइड करते हैं किससे, टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील लागत क्या है? ठीक है, परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन के साथ घटती बढ़ती रहती है, जैसे कच्चा माल और मजदूरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागत मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्या है मतलब इसका? स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन बढ़ने या घटने पर भी समान रहती है, जैसे किराया और मशीन का व्यय। नेक्स्ट है, बोला औसत लागत क्या है? औसत लागत क्या है? किसी वस्तु के कुल उत्पादन पर होने वाली कुल लागत को जब कुल उत्पादन इकाइयों से भाग दिया जाता है तो उसे औसत लागत कहते हैं। अर्थात औसत लागत बराबर कुल लागत डिवाइडेड बाय कुल उत्पादन। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं? उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के बनाने पर जो अतिरिक्त खर्च आता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। नेक्स्ट है लाभ। लाभ क्या है? देखिए, जब किसी व्यवसाय की कुल आय कुल लागत से अधिक होती है तो जो अंतर आता है, बचता है जो पैसा, वो क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बाजार से आप क्या समझते हैं? वह स्थल या स्थान व्यवस्था जहां क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और क्रय विक्रय करने के लिए संपर्क में आते हैं, उसे बाजार कहते हैं। मतलब वह जगह, वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता आपस में मिलता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के लिए, वह स्थान क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? आइए, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। आगे की बात करें, किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपको अगर प्यास लग जाता है गर्मी के समय में या किसी भी समय में, तो आपके लिए यूजफुल चीज क्या होता है? वाटर, पानी। तो पानी में वो क्षमता है जो आपके प्यास को बुझाता है, मतलब आपको सेटिस्फाई करता है, आपके प्यास को बुझाता है। तो पानी की वो यूटिलिटी है। भोजन, आपको जब भूख लगता है तो आपको सेटिस्फैक्शन के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए आप क्या खाते हैं? आप खाना खाते हैं। तो खाना में क्या है? उपयोगिता है, यूटिलिटी है। आप कुछ बढ़िया पहनना चाहते हैं, बढ़िया ड्रेस पहनना चाहते हैं, तो बढ़िया ड्रेस पहनने से आपको अंदर से खुशी महसूस होता है। तो उस ड्रेस में वो कैपेसिटी होता है कि आपको वो सेटिस्फाई करता है, आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपको स्मार्ट बना देता है। ठीक है, तो ये उसकी यूटिलिटी है। आगे की बात करें, जैसे मैं बताऊं कि बिजली, जैसे बिजली आपको गर्मी लगती है तो आप फैन ऑन करते हैं, तो बिजली के सर्विसेज वो आपको क्या देता है? हवा देता है। तो उसमें वो यूटिलिटी है। तो ये क्या हो गया? उपयोगिता, जो मानव को संतुष्टि देता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? आइए देखिए, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और लाभ का उद्देश्य नहीं होता उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उत्पादन के तमाम साधनों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। ठीक है, सरकार का नियंत्रण होता है, वो समाज के लिए काम कर रहा है, वो उस व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? बोला जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आइए देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जिस अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जहां बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं, वस्तु एक सी होती है और कोई भी अकेला विक्रेता मूल्य तय नहीं करता। ये क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। आइए फिर से समझते हैं,
पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जहां, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहां बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं, वस्तु एक सी होती है और कोई भी अकेला विक्रेता मूल्य तय नहीं कर सकता। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। आगे, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति के आपसी संतुलन से होता है, मतलब बाजार की शक्तियों से तय होता है, डिमांड और सप्लाई से तय होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मूल्य का निर्धारण। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? बोला अल्पाधिकार का मतलब होता है ओलिगोपोली, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ओलिगोपोली। क्या है भाई? तो बोला अल्पाधिकार वह बाजार है जहां कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं और उनके निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए, फिर से पढ़ दे रहे हैं, अल्पाधिकार वह बाजार की स्थिति है जहां कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं और उनके निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल की जो नेटवर्क कंपनी है, मोबाइल नेटवर्क कंपनी कौन है? तो देखिए पूरे आप क्या देखेंगे? जियो को देखते हैं, ठीक है, और किसको देखते हैं आप? एयरटेल को देखते हैं, और किसको देखते हैं? आइडिया को देखते हैं, वीआई, ठीक है, और बीएसएनएल, ठीक है, और किसको देखते हैं? बस आप देखिए पूरे इंडिया में ये चार कंपनी ही रेगुलेट, मतलब ये चार कंपनी ही है, और को तो है नहीं, किराने की दुकान की तरह खोल तो सकते नहीं है। तो ये जो यही चार कंपनी पूरे इंडिया को नियंत्रित करता है, कुछ ही सप्लायर है, कंज्यूमर बहुत है, ठीक है। इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? अल्पाधिकार। इनके पास अधिकार है नेटवर्क देने का, करेक्ट, नेटवर्क को बेचने का इनके पास अधिकार है, करेक्ट। इसके सिवा और तो कुछ है नहीं। अब साबुन की कंपनी की बात करें, हजारों कंपनी है, बाइक की कंपनी की बात ढेर सारी कंपनी है ना, तो बहुत ऐसा चीज है, चॉकलेट की कंपनी ढेर सारी कंपनी है, तो वो सब ऑलिगोपोली में नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है किसका है? अल्पाधिकार, ऑलिगोपोली का एग्जाम्पल है। आगे की बात करें, लीजिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, एकाधिकार से आप क्या समझते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। तो क्या है भाई? एकाधिकार वह बाजार की स्थिति है जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वही मूल्य तय करता है। अगर कोई भी वस्तु किसी एक कंपनी के पास हो, कहीं और ना हो, तो सोचिए वो कैसे तय करेगा? जितना चाहेगा उतना प्राइस रखेगा, क्योंकि उसको कॉम्पीट करने वाला कोई नहीं है। तो किसी बाजार में अगर, क्या फिर से पढ़ते रहे, एकाधिकार वह बाजार है जहां किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है। कोई एक पर्टिकुलर वस्तु है जिसका सिर्फ एक विक्रेता, मान लो कि नमक, अगर नमक पूरे इंडिया में किसी एक व्यक्ति के पास हो, दूसरे के पास ना हो, तो जितना चाहेगा उतने प्राइस में बेचेगा। इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? मोनोपोली, मतलब मनमानी से अपना काम करेगा वो। नेक्स्ट आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आइए समझते हैं क्या है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करता है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करता है, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट, बाजार क्या है? बोला बाजार वह स्थान या व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं का लेन देन करते हैं, ठीक है। ये हो गया बात। क्वेश्चन नंबर 36 फिनिश हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो का 50% फिनिश हो गया, 50% और बचा हुआ। मैंने आपसे कह रखा है इस वीडियो से, आज के वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, कंफर्म। देख लीजिएगा, मेरा वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप देख लेना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बजट क्या है? आइए, बजट आय और व्यय का वह विवरण है जो बताता है कि कितना खर्च और कितनी आय होगी। बजट आय और व्यय का वह विवरण है जो बताता है कि कितना खर्च और कितनी आय होगी। नेक्स्ट है आपका सरकारी बजट क्या है? सरकारी बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट है लगान क्या है? आइए देखें, चलिए लगान अंग्रेजी में उसको रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंट। लगान क्या है? भूमि के उपयोग के बदले जो भुगतान किया जाता है उसे लगान कहते हैं। फिर से, भूमि के उपयोग के बदले जो भुगतान किया जाता है उसे लगान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लैंड है, ये लैंड जो है आपका है, ठीक है, ये लैंड जो है मान लीजिए ये मिस्टर एम का है, क्लियर, मिस्टर एम, करेक्ट। अब ये जो जमीन है मिस्टर एम ने, ठीक है, मिस्टर एम ने मिस्टर एस को दे दिया ये, ठीक है, इस जमीन को यूज करने के लिए। तो मिस्टर एस मिस्टर एम को क्या देगा? रेंट।
लगान, यही लगान है। तो भूमि के उपयोग करने के बदले जो उपयोग करता है, भूमि का मालिक को जो पैसा देता है वो लगान कहलाता है, वो रेंट कहलाता है। करेक्ट। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अवसर लागत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवसर, आज की डेट में किसी को मौका मिलता है वो मौका छोड़ता नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं लोग सारे। अवसर लागत क्या है? किसी एक वस्तु को पाने के लिए जिस दूसरी वस्तु का त्याग किया जाता है वही अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, किसी एक वस्तु को पाने के लिए जिस दूसरी वस्तु का त्याग किया जाता है उस वही अवसर लागत कहलाती है। मतलब ये कि आप कोई एक चीज प्राप्त कर रहे हैं और उसके बदले किसी चीज को खोना पड़ रहा है। फिर से देखिए, आप कोई चीज प्राप्त कर रहे हैं उसके बदले कुछ दूसरा दूसरा चीज खोना पड़ रहा है, तो जो चीज आप खो रहे हैं ना उसकी लागत क्या कहलाती है? अवसर लागत। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर, आर्थिक समस्या क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है, आर्थिक समस्या क्या है? देखिए, सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आर्थिक समस्या है। मतलब ये कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन सीमित हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, ये इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का सिचुएशन सबसे बड़ा समस्या है। आगे की बात करें अर्थशास्त्र में, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है? लीजिए यहां से प्रश्न निकला, केंद्रीय समस्या। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या का क्या मतलब है? तो आइए देखते हैं क्या है। बोला ये समस्या है भाई हर जगह। आप अगर किचन में भी जाते हैं, हर दिन खाना बनाते हैं तो फिर सोचते हैं आज क्या बनाएंगे, सब्जी किसका बनाएंगे, रोटी बनाना है कि चावल बनाना है, दाल बनाना है, खिचड़ी बनाना है, क्या करना है, ये एक आता है। किसी दुकान में जाते हैं, कौन सा ड्रेस खरीदें, कितने पैसे का खरीदें, ये एवरीडे का आपका जो क्वेश्चन माइंड में उठता है, ये अर्थशास्त्र की समस्या है। देखिए तो क्या है भाई, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है? उत्तर में देखिए, बोला निम्नलिखित समस्या है। क्या उत्पादन करें, मतलब क्या प्रोड्यूस करें, कैसे उत्पादन करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये मन में जो प्रश्न उठता है ना, ये जो प्रश्न उठता है यही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे की बात करें, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या। नेक्स्ट है दुर्लभता की समस्या से आप क्या समझते हैं? दुर्लभता का मतलब होता है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी कमी। दुर्लभता की समस्या से आप क्या समझते हैं? बोला संसाधन सीमित हैं लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं, इसी को दुर्लभता की समस्या कहते हैं, यही आर्थिक समस्या भी है। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट है उत्पादन फलन क्या? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? उत्पादन फलन क्या है? देखिए उत्पादन फलन वह संबंध है जो उत्पादन उत्पादन फलन वह संबंध है जो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच होता है। ठीक है, उत्पादन फलन वह संबंध है जो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? राजस्व से आप क्या समझते हैं? राजस्व से आप क्या समझते हैं? वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आय को राजस्व कहते हैं। वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आय को राजस्व कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? कुल लागत क्या होती है? ये देखिए कुल लागत क्या होती है? देखिए उत्पादन में होने वाली सभी प्रकार की लागतों का योग कुल लागत कहलाता है। उत्पादन में होने वाली सभी प्रकार की लागतों का योग कुल लागत कहलाता है। आगे पूंजी किसे कहते हैं? आइए, उत्पादन में प्रयोग होने वाले मानव निर्मित साधन, मशीन, औजार आदि को पूंजी कहते हैं। फिर से पूंजी किसे कहते हैं? उत्पादन में प्रयोग होने वाले मानव निर्मित साधन, मशीन, औजार आदि को पूंजी कहते हैं। तो बोला पूंजीगत वस्तुओं से ही अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आगे हाँ ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? बजट रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है? बजट रेखा वह रेखा है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं के मूल्य को दर्शाती है। बजट रेखा वह रेखा है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं के मूल्य को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र क्या है? देखिए उत्तर, उदासीनता वक्र वह वक्र है जो समान संतोष देने वाले वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दिखाता है। फिर से उदासीनता वक्र वह वक्र है जो समान संतोष देने वाले वस्तुओं के विभिन्न संयोजन को दिखाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 50, देखिए 50वां क्वेश्चन लोग पहुंच गए। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। बोला किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले दो कारक निम्नलिखित हैं। पहला वस्तु का मूल्य, दूसरा उपभोक्ता की आय। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, पूर्णतः बेरोजगार मांग से आप क्या समझते हैं? पूर्णतः बेरोजगार मांग से आप क्या समझते हैं? जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग बहुत कम हो जाती है तो उसे पूर्णतः बेरोजगार मांग कहते हैं। फिर से आइए नेक्स्ट आगे की बात करें।
ये मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 52, ये क्या है देखिए ध्यान से। बोला पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है? पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है? जब मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अवस्था का व्यापक अध्ययन किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष में, देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में समझ रहे हैं, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दीजिए। देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में अर्जित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय के निर्धारण की विभिन्न विधियों के नाम बताएं। बोला राष्ट्रीय आय है ना, नेशनल इनकम, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो राष्ट्रीय आय के निर्धारण की विभिन्न विधियों को बताएं। राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं उसमें कितनी विधि होते हैं? तो बोला देखिए 3 मुख्य विधि है। कौन कौन? बोला उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपभोग फलन क्या होता है? बोला उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच संबंध को दर्शाता है। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच संबंध को दर्शाता है। आगे बचत से आप क्या समझते हैं? आय का वह भाग जो उपभोग नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं। आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? आय का वह भाग जो उपभोग नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। बोला मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहां वस्तुओं का मूल्य तो बढ़ता है लेकिन मुद्रा का मूल्य घटता है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा का मूल्य घटता है, ऐसी परिस्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? मुद्रा विस्फीति क्या है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ने लगते हैं उसे मुद्रा विस्फीति कहते हैं। फिर से, जब देखिए क्वेश्चन है मुद्रा विस्फीति क्या है? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ने लगते हैं तो उसे मुद्रा विस्फीति कहते हैं। इसमें पैसों की कीमत घट जाती है। ये मुद्रा स्फीति है लग रहा है। ठीक है, यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट है। आए देखिए नेक्स्ट क्या है? ये मुद्रा स्फीति है। आइए नेक्स्ट, बोला आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ एक चीज कि इस क्वेश्चन में भी जो है कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। करेक्ट, ठीक है, यहाँ जो है कुछ है इशू इसमें, यहाँ मुद्रास्फीति होना चाहिए। आगे देखिए, ठीक, आगे की बात करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा वह वस्तु है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के लिए स्वीकार करते हैं। फिर से, मुद्रा वह वस्तु है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के लिए स्वीकार करते हैं। आज के समय में नोट, सिक्के और बैंक जमा मुद्रा कहलाते हैं। फिर से, मुद्रा वह वस्तु है जिसे हम वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन के लिए स्वीकार करते हैं। आज के समय में नोट, सिक्के और बैंक जमा मुद्रा कहलाते हैं। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। भारत में यह नीति आरबीआई तय करता है। आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक है भारत का। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। ये क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 64। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और क्षमता रखने के बावजूद काम नहीं पा सके तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कोई जब ऐसी स्थिति है जब लोगों के पास स्किल है, नॉलेज है, वो काम करना भी चाहता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। आगे की बात करें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, मुद्रा के कार्य बताएं। तो मुद्रा के निम्नलिखित कार्य, मुद्रा के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला,
विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मुद्रा मूल्य का माप करता है, मुद्रा मूल्य का संचय करता है, मुद्रा भुगतान का काम करता है, ठीक है। मुद्रा जो है देखिए स्थगित भुगतान का आधार है, डेफर्ड पेमेंट को होता है मुद्रा के द्वारा। मुद्रा ही व्यापार में गति लाता है, मुद्रा के द्वारा ही आप लेन देन करते हैं, मुद्रा के द्वारा ही आप मुद्रा के रूप में ही अकाउंटिंग भी करते हैं। आगे की बात करें, नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का लेन देन, फिर से देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसको अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं के बदले किया जाता है बिना मुद्रा के प्रयोग के, ठीक है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे 67 क्या है? 67 वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य बताएं। जो वाणिज्यिक बैंक है इसको व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। व्यावसायिक बैंक भी बोलते हैं, व्यावसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक को अंग्रेजी में कॉमर्शियल बैंक और हिंदी में और व्यावसायिक बैंक भी कहलाता है, ठीक है। देखिए बोला वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य बताएं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो भाई आएगा पक्का। जमा स्वीकार करना, जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, उसका मुख्य कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, लोगों से डिपॉजिट प्राप्त करना। ऋण देना, लोगों को लोन देना, जो पैसा बैंक में जमा होता है उन्हीं पैसों से बैंक क्या होता है? लोन देता है। चेक ड्राफ्ट जैसी सेवाएं देना, ठीक है। साख का निर्माण करना, एटीएम की सुविधा देना, करेक्ट। एजेंट का काम करना, एजेंट का मतलब हमारे बदले में वो पेमेंट करता है, ठीक है, हमारे बदले में बिल्स पेमेंट करता है, करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। केंद्रीय बैंक आरबीआई के मुख्य कार्यों को बताएं। जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, उसका मुख्य कार्य क्या है? बोला आरबीआई के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, मुद्रा जारी करना। जो देश में मुद्रा जारी होता है कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक आरबीआई। सरकार का बैंक बनना, मतलब जो सरकार का पैसा कहां जमा रहता है? आरबीआई में। जो आरबीआई है वो सरकार का बैंक है, ठीक है। बैंकों का बैंक बनना, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं सबका बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक आरबीआई पेरेंट है, गार्जियन है सारे बैंक का। मौद्रिक नीति बनाना, केंद्रीय बैंक का एक और काम क्या है? मौद्रिक नीति बनाना। और साख मतलब बाजार के जो मुद्रास्फीति का स्थिति होता है तो सीआरआर वगैरह भी लोग तय करता है। आगे की बात करें, कैश रिजर्वेशन वगैरह, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 69, ये क्या? आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह वह प्रक्रिया है, फिर से आय का चक्रीय प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसमें आय, उत्पादन और व्यय एक चक्र के रूप में अर्थव्यवस्था में लगातार घूमते रहते हैं। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 है कैश क्रेडिट, ये गलती से क्रेडिट लिखा गया है, होना चाहिए रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर क्या है? उत्तर सीआरआर वह अनुपात है, सीआरआर वह अनुपात है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, उसको सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? क्वेश्चन नंबर 71, साख निर्माण से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण से आप क्या समझते हैं? जब बैंक जमा राशि से अधिक ऋण देकर, फिर से जब बैंक जमा राशि से अधिक ऋण देकर नई मुद्रा का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को साख निर्माण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? आदर्श अथवा अच्छी मुद्रा के गुण बताएं। आदर्श अथवा अच्छी मुद्रा, अच्छी मुद्रा के क्या गुण? आदर्श मुद्रा में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो बोला एक अच्छी मुद्रा के गुण निम्नलिखित हैं। सर्वमान्य, मतलब मुद्रा ऐसा होना चाहिए जिसको सब लोग वैल्यू दे, सभी लोग मुद्रा माने। आगे टिकाऊ होना, वो मुद्रा का लाइफ होना चाहिए, तुरंत खराब नहीं होना चाहिए। आसानी से ले ली जाए, उसको आसानी से स्वीकार कर ली जाए, ठीक है। आगे की बात कर, नेक्स्ट है विभाज्य होना, डिविजिबल हो, मूल्य में स्थिरता, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होना चाहिए। ये सारा क्वालिटी एक अच्छी मुद्रा में होती है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2026 बिहार बोर्ड के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक वीडियो बहुत जल्दी और भी एग्जाम के पहले मैं बनाने वाला हूँ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड है। उसमें 5 से 10 ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें से कई सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।